बच्चों, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं डेवलपमेंट का। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देखो। तो ये डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 है, तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हाँ यही कि हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और बड़े प्यारे प्यारे वाइट्स लेके आए हम आपके लिए। और थोड़ा सा शेड्यूल में ना चेंज हुआ है, अब मेरी 3 हफ्ते में 3 दिन क्लासेस रहेंगी। मैं आपको मंडे को पढ़ाने आऊँगी, वेडनेसडे को पढ़ाने आऊँगी और फ्राइडे को पढ़ाने आऊँगी। तो सोशल साइंस पढ़ेंगे हम हफ्ते में 3 दिन और फटाफट हम अपना जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम बहुत अच्छे से रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स देखना है आज। यहाँ तक देख लिया था हमने, नेशनल डेवलपमेंट तक देख लिया था हमने पिछले पार्ट में। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इसको ये कंटेंट है। कंटेंट जब हमें पता होता है ना तो आधा काम ऐसे हो जाता है, एटलीस्ट क्योंकि पता होता है कि भाई हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो कभी भी चैप्टर पढ़ने से पहले ना एक बार उसका कंटेंट देखा करो कि अच्छा ठीक है चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज और या फिर डिफरेंट स्टेट की इनकम को हम कैसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम हमने देखा था पिछले पार्ट में, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। इसको क्या एवरेज इनकम भी कहते हैं, क्या एवरेज इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम इन इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1950 से 51 में थी 255 और वो इंक्रीज हो गई है और अब हो गई है 16,500 से कब, 2000 में। कब थी, कितनी थी, 1950 में जब मेजर किया था इसको तो थी 255। ठीक है, और अब जब 2000 में उसको मेजर किया तो कितनी हो गई, 16,500। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या इंक्रीज हुई है। पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब इज मच मोर देन केरला। केरला की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, किससे, पंजाब से। पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब इज 26,000 और केरला की है 22,800। लिटरेसी रेट है पंजाब की अकॉर्डिंग टू 2001, तो 2001 में जो डाटा लिया गया उसके अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है पंजाब की वो है 70% और केरला की है 91%। मतलब इस लिटरेसी रेट में जो पंजाब है वो केरला से पीछे है। ओके, देयरफॉर तो इनकम जो है इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर। मतलब सिर्फ इनकम से हम वो नहीं, डेवलपमेंट नहीं देख सकते हैं कि अगर इनकम अच्छी है तो ही डेवलपमेंट हो, नहीं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इनकम पर कैपिटा इनकम इज ऑफ पंजाब इज मच ग्रेटर देन केरला, बट यहाँ पे लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज मच ग्रेटर देन पंजाब। तो सिर्फ इनकम से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते डेवलपमेंट। ठीक है क्या, देयरफॉर इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। मतलब हम सिर्फ इनकम से हर चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स जो हैं वो भी यूज किए जाने लगे हैं। मतलब सिर्फ इनकम नहीं बट लोगों की हेल्थ और उनकी एजुकेशन को भी देखा जाता है टू मेजर डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है वो क्या कंट्रीज को कंपेयर करती है उनके एजुकेशनल लेवल के बेसिस पे, कंट्रीज को कंपेयर करती है उनके एजुकेशनल लेवल के बेसिस पे, उनकी हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। मतलब सिर्फ इनकम नहीं देखती है पर उसका हेल्थ भी देखती है और क्या एजुकेशन भी देखती है। केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला जो है उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, लो है, एंड इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। और उनके पास, केरला के पास एजुकेशन अच्छी है, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं
जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो अच्छी हैं, वो एडिक्वेट हैं, और उसकी वजह से केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम है। द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग इन पंजाब, और पंजाब में जो एक साल में जो बच्चे जितने मरते हैं वो हैं 49, मतलब एक साल में, एक साल का होने से पहले जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पंजाब की जो है वो है 49, मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग मरते हैं, जहां पे ज्यादा बच्चे मरते हैं, विच इज नियरली 5 टाइम्स मोर देन केरला, जो कि केरला से 5 गुना ज्यादा है, जो कि केरला से 5 गुना ज्यादा है। तो क्या यहाँ हमें कहाँ क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ इनकम जो है वो डेवलपमेंट डिटरमाइन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। क्या है भैया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स, कि एक डेवलपमेंटल फैक्टर्स मतलब ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेंगे। तो क्या क्या आते हैं उसमें? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये फैक्टर्स हैं, और इनको हम कंपेयर करके किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है मेजर करते हैं। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। ऑफ फैक्टर्स क्या है? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। अकॉर्डिंग टू HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ और एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। वो क्या हैं? इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं बिसाइड्स फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और क्या करती है? वो कंट्री को कंपेयर करती है, हर कंट्री को वो कंपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल। क्या एजुकेशनल लेवल है उनकी पीपल का, उस कंट्री के पीपल का कितना एजुकेशन लेवल है, क्या हेल्थ स्टेटस है, क्या पर कैपिटा इनकम है, उसके बेसिस पे वो क्या करती है? कंट्रीज को कंपेयर भी करती है। थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI से हमें क्या मिलता है? हमको एक स्टैटिस्टिक मिलता है, एक फेक फिगर मिलता है हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एक एजुकेशन का, पर कैपिटा इनकम का, इन सब का हमें क्या एक फिगर मिलता है, एक स्टैटिस्टिक मिलता है, और उसकी मदद से हम कंट्री को रैंक करते हैं। उसकी रैंकिंग होती है 4 टायर्स में, 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 131, 131। इंडिया की रैंक क्या है? 131 इन द HDI रैंक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की में जो रैंक आती है इंडिया की वो है 131। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय UNDP। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई हुई है कि UNDP के अकॉर्डिंग क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है। ठीक है, क्या एक क्वालिटी बता रही है, कितनी अच्छी क्वालिटी आप, कितनी अच्छी लाइफ की क्वालिटी आप जी रहे हो, विच इज प्रिपेयर्ड बाय UNDP, जो कि UNDP बनाता है। ओके, आगे इट हैज 3 इंडिकेटर्स, 3 इंडिकेटर्स हैं। क्या है? 3 इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, 3 इंडिकेटर्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के टाइम पे क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, पर कैपिटा इनकम। अब देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है? इट डिनोट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे कितना वो इंसान जिएगा, क्या एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, उसकी कितनी लाइफ रहेगी एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या? इट शोज एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी स्कूल्स, मतलब प्राइमरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स और हायर एजुकेशन में कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, ये हमें ये रेशियो बताता है। पर कैपिटा इनकम क्या है? कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। पर कैपिटा इनकम हमने अभी देखा, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम, और इसको कैसे डॉलर्स में काउंट किया जाता है, डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है ताकि इजीली कंपेयर किया जा सके। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर लिखना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या बताता है ये, क्या क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द UNDP। ठीक है, UNDP जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या करता है? वो पब्लिश करता है। तो
कौन पब्लिश करता है? ये 1 मार्कर्स में ना आ जाता है कि हु पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो कौन करेगा? यूएनडीपी करता है। ठीक है, तो क्या क्या दिखाता है? इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये हमको बताएगा कि कितनी डेवलप है कंट्री, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मतलब एक कंट्री कितने लेवल पे डेवलप्ड है, ये हमें शो करता है। इट इंडिकेट्स टू अ कंट्री हाउ फार इट हैज रीच्ड एंड हाउ फार इट हैज येट टू रीच, मतलब ये इंडिकेट करता है कि कितनी दूर तक एक कंट्री पहुंच चुकी है और कितनी दूर तक उसको पहुंचना है ताकि वो अच्छी रैंक हासिल कर सके, अच्छी रैंक हासिल कर सके। मतलब वो बताता है कि अच्छा अब आपकी इतनी रैंक है, ठीक है, तो अब आपको और मेहनत करनी है, अब आपको और डेवलपमेंट करनी है और आपको और अच्छी रैंक हासिल करनी है। One comes to know the important welfare elements such as life expectancy, literacy, educational level of people and health status. इसकी मदद से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मदद से हमें कुछ अच्छी चीजें जानने को मिलती हैं, लोगों को कुछ अच्छा जानने मिलता, वेलफेयर एलिमेंट्स के बारे में जानने मिलता है कि सिर्फ पैसे कमाना ही डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो, लिटरेसी हो, एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ स्टेटस अच्छा हो, ये सब कंबाइन होके डेवलपमेंट करेंगे। तो ये चीजें हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स इनकम, इनकम के अलावा द अदर एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर, कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं इनकम के अलावा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट्स, ये क्या है? इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अब हम इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट से क्या, ये तो पता चल रहा है कि एक साल से छोटे उम्र के कितने बच्चों की मौत हुई, ये हमें पता चलता है, पर इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे डॉक्टर्स और कैसी मेडिकल फैसिलिटीज है हमारे रीजन में, कैसे डॉक्टर्स और कैसे मेडिकल फैसिलिटीज है हमारे रीजन में कि उतने से बच्चे की जान नहीं बचा सके वो, है ना। तो हमें मेडिकल फैसिलिटी के बारे में पता चलता है ना। लोगों को हम अवेयर करते हैं, ठीक है, लोगों को हम अवेयर करते हैं डिसीजेस के बारे में और उनके प्रिवेंशन के बारे में, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। लो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स गुड मेडिकल फैसिलिटीज, और अगर इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी तो इसका मतलब है अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है वहां पे, ऑल राउंड डेवलपमेंट है सोसाइटी का। और अगर हाई इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है तो इसका मतलब है जो रीजन है, जो पर्टिकुलर रीजन है वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। वहां पे इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और क्या है वहां पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वहां पे अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट क्या है? लिटरेसी रेट। This is an indicator of the number of schools and teachers available in a region, and it also indicates whether the facilities are being used or not due to societal pressures. Literacy rate से हमें क्या पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ स्कूल्स और कितने नंबर ऑफ टीचर्स, कैसी अवेलेबिलिटी है उनकी, कैसे एक रीजन में कितने अच्छे स्कूल्स, कितने अच्छे टीचर्स हैं या नहीं, और कहीं वो टीचर्स और स्कूल्स को यूज किया जा रहा है या फिर वो ऐसे बस बने हुए हैं और सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से वो यूज नहीं किए जा रहे हैं। तो ये हमें लिटरेसी रेट बताता है। लो लिटरेसी रेट एग्जिबिट्स बैकवर्डनेस एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक, ओके। जो अगर कम लिटरेसी रेट होगी, लो है अगर लिटरेसी रेट, तो हमें इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री बैकवर्ड है और स्लो है, इकोनॉमिकली वो स्लो है, ओके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी हम पता कर सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं पर्टिकुलर रीजन में। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कम है, तो इसका मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो उसमें बाधा डालेगा। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है भैया? फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटीज। ऐसे फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनको हम क्या कहते हैं? पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटी है। एज वी नो दैट पंजाब हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला।
केरला के मुताबिक अगर केरला से कंपेयर करें तो पंजाब जो है, पंजाब के पास ज्यादा इनकम है, ठीक है। पर केरला में क्या है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वहां पे लो इन्फेंट की डेथ होती, मतलब कम लोगों की, कम बच्चों की वहां पे डेथ हो रही है, क्योंकि वहां पे बेटर पब्लिक सिस्टम है, क्योंकि वहां पे क्या है, बेटर अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छी पब्लिक सिस्टम है, जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है वहां का, जो कि अच्छी हेल्थ और अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस देती है स्टेट को। तो केरला जो है वो ज्यादा डेवलप माना जाएगा पंजाब से, अगर हम इनके इन हेल्थ और न्यूट्रिशन इन सब के टर्म्स में देखें तो, ठीक है। वी नीड पब्लिक फैसिलिटी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी। हमें पब्लिक फैसिलिटी इसलिए भी चाहिए क्योंकि हम हर एक चीज मनी से नहीं खरीद सकते, है ना, हर चीज मनी से नहीं खरीद सकते। पैसा है पर फैसिलिटी ही नहीं है, उसको अच्छे से मेंटेन ही नहीं किया जा रहा है, तो कोई काम का पैसा नहीं है ना वो। वी कैनॉट बी एबल टू बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। कितनी अच्छी लाइन कही है, कितनी अच्छी बात कही है कि हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल जाएगा बिना, मतलब पैसे की मदद से हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता, तो पैसा जो है हर चीज नहीं खरीद सकता। आगे क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है भैया, ये देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या है, हमने पढ़ा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट को तो अच्छा कर रहा है, साथ में फ्यूचर का भी सोच रहा है, बिना हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए, तो यही है। तो क्या, कैपेसिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशली, रिसोर्सेज का आप यूज करो, अच्छे से यूज करो, जुडिशली यूज करो, और एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखो, एनवायरमेंट को सेव करके रखो, हर जनरेशन को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ताकि सबका विकास हो सके भैया, किसका, सबका विकास हो सके। बट सच अ थिंग वुड बी क्वाइट डिजास्ट्रस बिकॉज द अवेलेबल रिसोर्सेज शैल बी एग्जॉस्टेड विद इन अ शॉर्ट टाइम एंड द फ्यूचर जनरेशन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो क्या हो रहा है, इन रिसोर्सेज को फटाफट यूज किया जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशंस को ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। इसलिए सस्टेनेबल बोला जाता है कि सस्टेनेबली डेवलप करो, डेवलप तो करो पर सस्टेनेबली करो, है ना, सबका सोच के करो, ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी जो है अच्छे से डेवलप हो सके, उनको भी ये सारी चीजें मिले, उनको भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट तो हो पर सस्टेनेबली हो, है ना, फ्यूचर जनरेशन का और एनवायरनमेंट का सोच के हो, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम क्यों है इंपॉर्टेंट। Sustainable development aims at fulfilling the needs of today without compromising the needs of future generation। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को ये सेफ रखेगा, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अगर हम सस्टेनेबली डेवलप करेंगे तो। सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशली एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इसकी मदद से हम एक इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करके रख पाएंगे और रिसोर्सेज को हम अच्छे से जुडिशियसली यूज कर सकेंगे। इट लेज एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड चेक्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को भी प्रोटेक्ट करेगा, मतलब कम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा और एनवायरमेंट जो है हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। टू स्टॉप ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और ओवर यूज नहीं होगा। आगे क्या है, हम पढ़ेंगे अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में। अभी हमने क्या रेट पढ़ा, तो ये थे सारे, क्या ये थे कि क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो 4 पॉइंट्स हैं, बढ़िया पॉइंट्स हैं, इनको अपने नोट्स में लिखना आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year, ओके, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। उस पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चे हुए, 1000 बच्चों में से कितने 1 साल से भी छोटी उम्र में जिनकी डेथ हो गई, और वो जो रेशियो निकालते हैं उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो।
लिटरेसी रेट मतलब होता है कि 7 साल और 7 साल के अबव लोग जो हैं कितने लिटरेट हैं, क्या उनकी लिटरेसी है, उसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट, कितने वो पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज कितनी है, 14 और 15 ईयर्स की है, जो कि स्कूल अटेंड कर रहे हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, उसको हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से जिनकी एज 14 और 15 है वो कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं, मतलब अटेंडेंस रेशियो कि कितने बच्चे एक्चुअल में स्कूल जाते हैं, है ना, एक्चुअल में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं 14 और 15 साल के, उसको हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। आगे, मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या करें जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, भैया रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करो। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मैनेज करेंगे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इसकी मदद से, फॉर गुड ऑफ द एंटायर ह्यूमन एंड नेचुरल कम्युनिटी, और इससे पूरे ह्यूमन और कम्युनिटी का भला होगा। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी मस्ट सपोर्ट द यूसेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज किया करना चाहिए जो कि खत्म नहीं होते हैं, जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं, जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल और बायोमास एनर्जी, ये बार बार रिन्यू किए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करना चाहिए क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बी फॉर्म्ड, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनको बनने में। दीज फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट ट्रिमेंडसली, और ये फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूशन करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके आना चाहिए, और एक ताकि जो क्वालिटी है सॉइल की और जो इरोजन है वो कम हो सके और सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो सके। अडॉप्टिंग मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे मेजर्स, ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। इन आवर एवरीडे लाइफ वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिल्डिंग अ बेटर एनवायरनमेंट, हमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक शुद्ध और साफ वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, और क्या करना चाहिए? वी शुड फोकस ऑन यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कीप इन्वेंटिंग न्यू टेक्निक्स टू डिक्रीज द यूज ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए और ऐसे नए मेजर्स, ऐसी नई टेक्निक्स खोजनी चाहिए कि हम जो है कन्वेंशनल रिसोर्स जो है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको कम यूज कर सके। द प्रेजेंट रिसोर्सेज मस्ट बी यूज जुडिशियसली, जो आज के जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमारे लिए अवेलेबल हैं, उनको हम सही से यूज करें, जुडिशियसली यूज करें, प्लानिंग के साथ। एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा ओवर यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अवॉइड किया जाना चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है? इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट वेज, इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, falling levels of groundwater, soil erosion, water pollution, burning of fossil fuels, the hole in the ozone layer, and combustion from automobiles causing extreme air pollution, especially in urban areas, are some of the examples of environmental degradation. इसमें ये बताया कि environmental degradation क्या है, environment का बर्बाद होना is environmental degradation, और ये सारी चीज environment को degrade कर रही हैं। Deforestation, पेड़ को काटा जाना, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल्स का जबरदस्ती का जलाना, ओजोन लेयर में होल हो गया है, कंबशन जो होता है ऑटोमोबाइल से, उसके कारण क्या एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। आगे, The earth has enough resource to meet the needs of all. अर्थ के पास इतने रिसोर्स तो हैं कि वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सके, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन, पर इतना नहीं है कि सिंगल इंसान की भी वो ग्रीड, उसके लालच को भर सके। तो किसी के लालच के लिए, लालच जो है ना उसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते। आप किसी की नीड को पूरा कर सकते हो,
आप किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट देयर आर इनफ रिसोर्सेस। इसका मतलब है कि इतने रिसोर्सेस तो हैं कि अगर हम उनको जुडिशियसली यूज करें, उनको हम सही तरीके से यूज करें, तो नीड्स तो फुलफिल होंगी, एंड डिप्राइविंग द अदर्स हु नीड देम। पर अगर हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो हम ऐसे लोगों को उनसे दूर कर रहे हैं जिनको उसकी जरूरत है, उन रिसोर्सेज की जरूरत है, ऐसे लोगों को उन रिसोर्सेज से दूर कर रहे हैं। रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। ये हमने पढ़ा कि ऐसे रिसोर्स जो नेचर की मदद से वापस से रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर। ओके, रिसोर्सेज दैट आर नॉट रिप्लेनिश्ड, ऐसे रिसोर्सेज जो रिप्लेनिश नहीं होते हैं, जो रिन्यू नहीं होते हैं और जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, जो खत्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, कोल, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय जुडिशियस यूज ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं अगर हम दोनों रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी यूज करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी यूज करें, पर जुडिशियसली करें, उसको सोच समझ के करें, है ना, एंड विदाउट हार्मिंग द बैलेंस ऑफ एनवायरमेंट, और बिना एनवायरमेंट को हार्म किए, और फ्यूचर जनरेशंस का भी सोच के अगर हम एक ऐसा प्लान बनाएं और इन सारी चीज का यूज करें, पर जुडिशियसली करें, जिससे एनवायरमेंट को हार्म ना हो, फ्यूचर जनरेशन को हार्म ना हो, तो ऐसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, पार्ट 2 डेवलपमेंट का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो प्लीज इस ऐप को डाउनलोड करिए। स्कोर प्लस ऐप आपके लिए डेवलप किया गया है ये ऐप, तो इस ऐप को डाउनलोड करिए और इस लेक्चर के और भी जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं स्कोर प्लस चैनल पे, स्कोर प्लस फाउंडेशन चैनल पे, तो आप प्लीज जाइए और इन नोट्स को डाउनलोड कीजिए PDF फॉर्मेट में और अच्छे से मजे से सोशल साइंस पढ़िए और रॉक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।